अगर उसने सचमुच बॉन्डेज सोल पिल का सेवन कर लिया तो वो अपनी चरम अवस्था में वापस लौट सकता है। पल भर में ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने ये किंगटान को पहले की तरह तिरस्कार भरी नजरों से नहीं देखा, बल्कि उनकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। जैसे ही ब्लड मून सेक्ट के एल्डर की आंखें उत्तेजना से चमक रही थी, ये किंगटांग ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया। मैं बंधित आत्मा की गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए संसार के सार की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मेरे पास अभी वो नहीं है। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर के दिल में भरी उम्मीदें पल भर में गायब हो गई और उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो गई। फिर भी एक और विचार यह है कि जब तक ये किंगटांग को बंधित आत्मा की गोली का सूत्र पता था, तब तक उसके पास अपनी चरम स्थिति में लौटने का मौका था, बशर्ते वो सामग्री जुटाने का कोई तरीका ढूंढ ले। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। हम भविष्य में धीरे धीरे सामग्री की खोज और संग्रह कर सकते हैं, ब्लड मून संप्रदाय के बुजुर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये किंगटांग ने ब्लड मून सेक्ट के एल्डर द्वारा उसे प्रसन्न करने के दुर्लभ कार्य को देखा और उसकी आंखों में चुपचाप हंसी की एक झलक दिखाई दी। ये भी ठीक है। अगर भविष्य में मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो मैं आपके लिए सोर्स ऑफ द मैरो पिल बना सकती हूँ, जिससे आप अपना पोषण कर सके। बॉन्डेज सोल पिल का इंतजार किया जा सकता है। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने बार बार सिर हिलाया, हालांकि मन ही मन वो उपहास कर रहे थे। वो फिलहाल तो इस लड़की के साथ रहेगा, लेकिन भविष्य में जब उसे बॉन्डेज सोल पिल मिल जाएगी तो वो निश्चित रूप से इस लड़की को नष्ट कर देगा। ये किंगटांग ने चुपचाप ब्लड मून सेक्ट के एल्डर को देखा और उसके दिल में मुस्कान और गहरी हो गई। हालांकि ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर की कुशलता में काफी कमी आ गई थी, फिर भी उनका अनुभव और सभी पहलुओं की जानकारी आम लोगों से कहीं अधिक थी। भले ही वे मार्शल आर्ट और साधना में उनकी मदद न कर सके, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वे उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। अगर ब्लड मून सेक्ट के एल्डर का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वो एक घातक तलवार साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो वे दुश्मनों का मुकाबला करने वाली एक तेज धार वाली तलवार बन सकते हैं। वो स्पष्ट रूप से ब्लड मून सेक्ट के एल्डर की उसके प्रति नफरत से अवगत थी, लेकिन चूंकि उसने उसका उपयोग करने का साहस किया था, इसलिए उसमें एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास था। अब से आंतरिक संप्रदाय में आपको सावधान रहना होगा, कोई गड़बड़ मत खड़ी करना, ये किंगटांग ने चेतावनी दी। उसने ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर को मज्जा गोली का स्रोत सौंप दिया, क्योंकि उसे डर था कि वो आंतरिक संप्रदाय में गड़बड़ी करने लगेगा। आंतरिक संप्रदाय बाहरी संप्रदाय के समान नहीं था। यदि आंतरिक संप्रदाय के कोई शिष्य लापता हो जाते तो संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य स्वयं मामले की जांच कर सकते थे। निश्चिंत रहें, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस बार ब्लड मून सेक्ट के एल्डर से बात करना बहुत सहज था। वैसे भी सोर्स ऑफ द मैरो पिल के साथ शिष्यों के सार को अवशोषित करना अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। इसके अलावा वो अभी भी उस बंधित आत्मा की गोली की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे ये किंगटांग भविष्य में विकसित करेगी, और जाहिर है उसे अब उसे सम्मान देना ही था। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर को बार बार चेतावनी देने के बाद ये किंगटांग आखिरकार उनके आंगन से चली गई और वो खुद एक दुर्लभ अच्छे मूड में उसे बाहर तक छोड़ने गया। बात सिर्फ इतनी थी कि इन दोनों लोगों के अपने अपने विचार थे और यह अभी तक अज्ञात था कि भविष्य में कौन बाजी मारेगा। ये किंगटांग ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर के यहाँ से लौटी और उसकी एक चिंता कम हो गई। हालांकि वो तुरंत अपने निवास पर नहीं लौटी और इसके बजाय विपरीत दिशा में चल पड़ी। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर का पक्ष सुलझा हुआ माना जा रहा था, लेकिन ये किंगटांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी अपनी प्रतिभा थी। अगले 6 महीनों में वो संप्रदाय के मिशनों में भाग ले सकती थी और उसके पास मौजूद जुवानमिंग अंक पहले ही समाप्त हो चुके थे। उस समय भी उसे मिशनों में भाग लेना होगा और तभी वो स्पिरिट कॉन्सोनेंस नदी में अधिक बार साधना कर पाएगी, ताकि कम से कम समय में अपने कौशल को बढ़ा सके। ये सोचते ही ये किंगटांग की नज़र उसकी कमर पर बंधी राक्षसी रक्त तलवार पर पड़ी। किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम एक अजेय तलवार निश्चित रूप से मिशन में जीत दिलाने वाला हथियार थी। डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड स्वयं में ही शक्तिशाली थी, लेकिन ये किंगटांग के लिए ये पर्याप्त नहीं थी। ये किंगटांग के हाथों में अभी भी 10 से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल मौजूद थे। किसी हथियार में स्पिरिट क्रिस्टल को स्थापित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करने से उसकी युद्ध क्षमता में सीधे तौर पर एक ग्रेड की वृद्धि हो सकती है। पब फ्यूचर एड्स जब ये किंगटांग ने टोंगहुआ से स्पिरिट क्रिस्टल का वो जत्था खरीदा था, तब उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। हालांकि उस समय उसकी तलवार बहुत ही घटिया थी और स्पिरिट क्रिस्टल लगाने के बाद भी उसकी युद्ध शक्ति में कोई खास वृद्धि नहीं होती। हालांकि उसके पास मौजूद राक्षसी रक्त तलवार अलग थी।
जब तक इसमें स्पिरिट क्रिस्टल जड़े रहेंगे, ये किंगटांग को पूरा भरोसा था कि वो डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को उन कथित दिव्य हथियारों जितना शक्तिशाली बना सकती हैं। अपना मन बना लेने के बाद ये किंगटांग ने डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड ली और स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप की ओर चल पड़ी। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप एक ऐसा स्थान था जहां जुवानमिंग पॉइंट्स के बदले हथियार बनाए जाते थे और यह केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए ही खुला था। यदि कोई शिष्य हथियार बनाना चाहता था तो वो सीधे स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप जा सकता था और लोहारों से मदद मांग सकता था, बशर्ते उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त जुवानमिंग पॉइंट्स हों। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग ने तलवार आत्मा कार्यशाला के बारे में सुना तो था, लेकिन वो कभी स्वयं वहां नहीं गई थी। आखिरकार स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप की फीस पहले उसकी सामर्थ्य के अनुसार नहीं थी। जब ये किंगटांग तलवार आत्मा कार्यशाला के पास पहुंचने ही वाली थी तो उसने 2 शिष्यों को कार्यशाला से बाहर निकलते हुए देखा, जिनके चेहरे पर काफी अप्रिय भाव थे। मैंने तुमसे कहा था कि तलवार आत्मा कार्यशाला में मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जब तुम्हें साफ इनकार मिल गया है तो क्या अब तुम मेरी बात मानते हो? एक शिष्य ने अभद्रता से कहा। दूसरे शिष्य ने विलाप करते हुए कहा, मैंने तो बस यही सुना था कि तलवार आत्मा कार्यशाला के लोहार बहुत गुस्सैल होते हैं, पर मुझे उनसे इतने घमंडी होने की उम्मीद नहीं थी। एक कटार बनाने में ही हजारों जुवानमिंग पॉइंट लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या ये तो पैसे हड़पने जैसा नहीं है? जल्दी चुप हो जाओ। अगर उन लोहारों को पता चल गया तो भविष्य में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साफ तौर पर ये लोग ही अहंकारी हैं। ये तो बस कुछ लोहार हैं, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के संरक्षकों से भी ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। मैं इनके बारे में बात क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है कि वे इतने घमंडी क्यों हो सकते हैं? क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रैंड एल्डर उनका समर्थन कर रहे हैं? अगर उन्होंने तुम्हारी कही बात बता दी तो क्या तुम अब भी आंतरिक संप्रदाय में रहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि हमारे ग्रैंड एल्डर को लोहार का काम कितना पसंद है। तलवार आत्मा कार्यशाला को शिष्यों के हथियार बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या वो वास्तव में ग्रैंड एल्डर की सेवा नहीं करती? वरना क्या तुम्हें लगता है कि एक लोहार का पद एक रक्षक से ऊंचा होगा? ऐसा कहा जाता है, लेकिन इससे पहले किसी ने भी ग्रैंड एल्डर को स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में नहीं देखा है। क्या आपको लगता है कि ग्रैंड एल्डर आम दिनों में खाली रहते हैं? वो बिना किसी काम के स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में क्यों होंगे? दोनों शिष्यों ने काफी देर तक बातचीत की और उनके चेहरे के भाव और भी बिगड़ गए। ये किंगटांग उन दोनों लोगों के पास से गुजरी और उनकी बातचीत सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने पिछले जन्म में स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थी। हालांकि इस स्थान पर तलवार बनाने की कला में उच्च कोटि की महारत हासिल थी, फिर भी वहां जाने का साहस करने वाले शिष्य बहुत कम थे। किसी और वजह से नहीं, बल्कि इस तथ्य के कारण कि स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के लोहार बेहद अभिमानी थे। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप को शुरू में पूर्व संप्रदाय प्रमुख की रुचि के कारण खोला गया था, जो वर्तमान ग्रैंड एल्डर भी हैं। संप्रदाय में ग्रैंड एल्डर का पद संप्रदाय प्रमुख से कहीं अधिक ऊंचा था और वे सभी संप्रदायों में सर्वोच्च कुशल व्यक्ति थे। वे सामान्य दिनों में संप्रदाय में प्रकट नहीं होते थे और केवल संकट की स्थिति में ही हस्तक्षेप करते थे। उन्हें बेहद रहस्यमय कहा जा सकता है। शुवानलिंग संप्रदाय में पहले से ही यह अफवाह फैली हुई थी कि गुरुदेव को लोहारगिरी से बहुत प्रेम था और तलवार आत्मा कार्यशाला उनकी रुचि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। गुरुदेव के संरक्षण में संप्रदाय के भीतरी बुजुर्ग भी वहां के लोहारों के प्रति अपेक्षाकृत विनम्र थे। साधारण शिष्यों की तो बात ही अलग थी। शायद उन दोनों शिष्यों ने थोड़ी शिकायत इसलिए की क्योंकि उन्हें स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में कष्ट सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों में भय स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। ये किंगटांग को ज्यादा चिंता नहीं थी। वो तो डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को मजबूत करने के लिए वहां थी और उसे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में ये किंगटांग स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। हालांकि तलवार आत्मा कार्यशाला हथियारों के निर्माण के लिए खोली गई थी, फिर भी वो जगह अपेक्षाकृत भव्य थी। ये किंगटांग के कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले ही वो आसपास के तापमान में धीरे धीरे हो रही वृद्धि को महसूस कर सकती थी। जब ये किंगटांग कार्यशाला में दाखिल हुई तो उसने कुछ लोहारों को हथियार बनाते देखा। हथौड़ों के टकराने से एक जोरदार आवाज आई और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। भट्टियों से घिरी तलवार आत्मा कार्यशाला का तापमान भयावह रूप से उच्च था। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप की दीवारों पर हर तरह के हथियार टंगे हुए थे और उनकी तेज धार से यह स्पष्ट था कि वे अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता के थे। हालांकि वे अभिमानी लोहारों का एक समूह थे, लेकिन उनके मानक संप्रदाय के बाहर के लोहारों के मानकों से कहीं अधिक थे। ये किंगटांग के आगमन पर लोहारों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया।
उन्होंने ऊपर देखने की जहमत तक नहीं उठाई और केवल अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित किया। एक तरफ बैठा प्रभारी व्यक्ति बीच बीच में अफीम पी रहा था। उसने आलस से पलकें उठाकर कार्यशाला में प्रवेश कर रही ये किंगटांग पर उदासीन नजर डाली। मुखिया, मैं तलवार को भूलना चाहता हूँ, मैं ये कैसे करूँ? ये किंगटांग आगे बढ़कर विनम्रता से बोली। प्रभारी ने ये किंगटांग की ओर एक नज़र डाली और 2 कश लेने के बाद लापरवाही से जवाब दिया, आप किस प्रकार की तलवार बनवाना चाहते हैं? ये किंगटांग ने अपनी कमर पर लटकी राक्षसी रक्त तलवार को निकाल लिया। वार्डन ने एक नज़र डाली और हल्के से सिर हिलाया, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी भावहीनता का भाव था। 30,000 शुवानमिंग अंक। ये किंगटांग पल भर में हक्का बक्का रह गई। 30,000 शुवानमिंग अंक, क्या यह मजाक था? 10,000 और मिलने पर डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड के बदले में वो रकम काफ़ी हो जाती थी। प्रभारी ने ये किंगटांग के चेहरे के भाव देखकर कहा, मैंने ये कीमत इसलिए बताई है क्योंकि तुम्हारी तलवार वाकई अच्छी है। अगर यह कोई साधारण खिलौना होती तो दुगुनी कीमत चुकाने पर भी कोई इसे बनवाने में तुम्हारी मदद नहीं करता। ये किंगटांग समझ गई थी कि यहाँ के लोहारों से काम करवाना आसान नहीं था। एक साधारण सी कीमत भी हजारों जुवानमिंग पॉइंट्स में होती थी, और उसे बनाने की बात तो बिल्कुल अलग थी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि हथियार लोहारों का ध्यान आकर्षित कर पाता है या नहीं। ये किंगटांग डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन 30,000 जुवानमिंग पॉइंट्स निश्चित रूप से वो कीमत नहीं थी जिसे वह चुका सकती थी। वो मूर्ख नहीं थी, वे सचमुच ग्रैंड एल्डर के अधीन काम कर रहे थे। देखिए उनका लहजा कितना अलग था। ये किंगटांग को थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके पास इतने सारे जुवानमिंग पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन अगर होते भी तो वो निश्चित रूप से इस तरह फिजूल खर्ची करने को तैयार नहीं होती। तथापि वो अपने हथियार को उसी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर ये किंगटांग ने अपने आसपास का जायजा लिया और कुछ हिचकिचाहट के बाद बोली, मेरे पास 30,000 जुवानमिंग पॉइंट्स नहीं हैं। मुझे खेद है कि मैं गुरुओं से व्यक्तिगत रूप से इस पर काम करने का अनुरोध नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे स्वयं बना सकती हूँ? प्रभारी ने ये किंगटांग को सरसरी नज़र से देखा और उसकी पतली कलाई और टांगों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपनी अफीम की पाइप पर खटखटाते हुए वो आलस से कुर्सी पर पीछे झुक गया और पूछा, क्या तुम इसे खुद बनाना चाहती हो? किंगटांग ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन चाहे सफलता मिले या न मिले, आपको 1,000 जुवानमिंग पॉइंट्स देने ही होंगे, प्रभारी ने लापरवाही से कहा, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसे शिष्यों को देखा था जो स्वयं हथियार बनाना चाहते थे। आखिरकार तलवार आत्मा कार्यशाला का शुल्क बहुत अधिक था और आम शिष्यों के बस की बात नहीं थी। हालांकि जिन शिष्यों ने स्वयं हथियार बनाने का अनुरोध किया, वे आमतौर पर बुरी तरह असफल रहे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिर ये युवा गुरु और महिलाएं, जो आमतौर पर साधना को प्राथमिकता देते थे, ढलाई के काम के संपर्क में कैसे आ गए होंगे? धातु गढ़ना कोई ऐसा काम नहीं था जो महज किसी भी धातु को उठाकर हथौड़े से पीटने से सफल हो जाए। धातु गढ़ना एक गहन शिल्प था जिसके लिए तापमान, पिघलाने की अवधि, हथौड़े से पीटने का सही समय, लगाए जाने वाले बल की मात्रा और वजन के वितरण जैसी विभिन्न तकनीकों का व्यापक ज्ञान आवश्यक था। एक आम आदमी इसे कैसे समझ सकता है? यदि किसी को गढ़ने की तकनीक की समझ न हो तो वो एक साधारण कटार भी नहीं गढ़ पाएगा, दिव्य हथियार गढ़ना तो दूर की बात है। प्रभारी ने अनुमान लगाया कि ये किंगटांग भी उन्हीं शिष्यों में से एक थी और वो कुछ और कहने में बहुत आलसी था। 1,000 शुवानमिंग पॉइंट कम नहीं माने जाते थे, लेकिन ये 30,000 शुवानमिंग पॉइंट की अत्यधिक कीमत से कहीं बेहतर था, और इसलिए ये किंगटांग ने तुरंत 1,000 शुवानमिंग पॉइंट दे दिए। जुवानमिंग अंक प्राप्त करने के बाद प्रभारी व्यक्ति आराम से खड़ा हुआ और ये किंगटांग को एक गड़ाई कक्ष में घुमाते हुए अंततः उसे एक सादे दिखने वाले कोने में ले आया। वहां एक पुराना निहाय रखा हुआ था और उसके बगल में एक बुझी हुई ठंडी भट्टी पड़ी थी। तुम यहीं अपना हथियार बनाओगे? यहाँ आसपास कुछ सामग्रियां मौजूद हैं। जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए ले लो। मैं तुम्हें 6 घंटे का समय देता हूँ, और उसके बाद चाहे तुम्हारा हथियार बनाने का काम पूरा हो गया हो या नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा, प्रभारी ने कहा। ठीक है। ये किंगटांग ने बिना कुछ कहे उस जगह की स्थिति का जायजा लिया। उसके पास वैसे भी कोई विकल्प नहीं था। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के नियमों को जानते हुए वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा नहीं बोलती थी। अगर दूसरा पक्ष नाखुश होकर उसे बाहर निकाल देता तो उसके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। किसने ग्रैंड एल्डर के क्षेत्र में अनुशासनहीनता करने की हिम्मत की?
प्रभारी ने देखा कि ये किंगटांग को व्यवहार करने का तरीका पता था और वो बिना कुछ कहे सहजता से चला गया। ये किंगटांग के पास केवल 6 घंटे का समय था, इसलिए उसने समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं, भट्टी में आग जलाई, पानी तैयार किया और निहाई व औजारों को साफ किया। प्रभारी अभी अभी गया था, लेकिन एक लोहार जल्दी से उसके पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। प्रभारी के चेहरे के भाव में बदलाव आया। ये किंगटांग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। उसने दानवी रक्त तलवार को निहाई पर रखा और बार बार उसे निहारने लगी। इस राक्षसी रक्त तलवार को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, और अगर निर्माण के दौरान गलती से भी यह क्षतिग्रस्त हो जाती तो वो इसे सहन नहीं कर पाती। छोटी बच्ची, क्या तुम इस तलवार को गढ़ने का इरादा रखती हो? अचानक ये किंगटांग के पीछे से एक काफी बूढ़ी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर यह किंगटांग ने देखा कि उसके पीछे एक सादे कपड़े पहने, भूरे रंग की दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ पीछे थे और वह निहाई पर रखी राक्षसी रक्त तलवार को देख रहा था। हाँ, ये किंगटांग मुस्कुराई, ये सोचकर कि वो स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में एक लोहार था। ये तलवार ठीक है, लेकिन इसे गढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आग के संपर्क में आने पर इस तलवार की सामग्री बहुत भंगुर हो जाती है। बुजुर्ग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उस युवा और भोली भाली महिला को देखकर उन्हें लगा कि उसके सामने रखी तलवार शायद बर्बाद हो जाएगी। मैं सावधान रहूंगी, ये किंगटांग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। जब बुजुर्ग महिला ने भौहें चढ़ाईं, तो उसने सीधे दानवी रक्त तलवार की धार को आग में डाल दिया। तेज लाल लौ ने पल भर में तलवार को अपनी चपेट में ले लिया और तलवार की चमक लौ से ढक गई। बुजुर्ग व्यक्ति की भौहें थोड़ी सी फड़क उठी। क्या इसे सावधानी कहते हैं? आपने बिना किसी झिझक के इसे फेंक दिया। किंगटांग की इस लापरवाही भरी हरकत को देखकर बुजुर्ग ने निराशा में सिर हिलाया और एक तरफ चले गए। जब अन्य लोहारों ने बुजुर्ग को देखा तो उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से श्रद्धा का भाव था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर प्रकट नहीं किया और अपने काम में लगे रहे। ये किंगटांग ने जलती हुई दानवी रक्त तलवार को देखा और अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर लिया। जैसे ही लाल रंग के सागर में एक पीली चमक दिखाई दी, उसने तुरंत दानवी रक्त तलवार को उठाकर निहाई पर रख दिया। सही समय का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत पहले से तैयार किए गए कुछ स्पिरिट क्रिस्टल को पकड़ा और उन्हें जलती हुई लाल डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड में स्थापित कर दिया। उसने उन स्पिरिट क्रिस्टल्स का सावधानीपूर्वक चयन किया था क्योंकि उनमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड के गुणों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। पास ही खड़े बुजुर्गों ने ठंडी नजर डाली और तुरंत भौहें चढ़ा लीं। जब उसने ये पहचान लिया कि ये किंगटांग तलवार में जिन सामग्रियों को स्थापित कर रहा था वे स्पिरिट क्रिस्टल थे, तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। हास्यास्पद, स्पिरिट क्रिस्टल का कोई खास महत्व नहीं था और उसके पास जो तलवार थी वो काफी अच्छी मानी जाती थी। फिर भी इस लड़की को गंभीरता का अंदाजा नहीं था और उसने लापरवाही से उसमें कुछ ऐसा गाड़ दिया जिससे शायद उस तलवार की शान ही खत्म हो जाएगी। उस बेहतरीन तलवार का कितना बड़ा नुकसान हुआ। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। उसी क्षण स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के प्रभारी ने उस बुजुर्ग की उपस्थिति को देखा और तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, लेकिन बुजुर्ग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाकर उन्हें रोक दिया। प्रभारी ने दबे स्वर में राहत की सांस ली। बुजुर्ग की निगाहों का पीछा करते हुए उन्होंने ये किंगटांग को देखा और उसे जो करते हुए देखा, उसे देखकर वे भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। क्या तलवार में स्पिरिट क्रिस्टल जड़ने से तलवार को ही नुकसान नहीं होगा? ये शिष्य बहुत ही लापरवाह है, प्रभारी ने कहा। वो लड़की काफी छोटी लग रही है, वो एक अच्छी तलवार को खराब कर देगी। जाओ उसे रोको, बुजुर्ग ने फ्राउनिंग हुए कहा। प्रभारी ने हल्के से सिर हिलाया और ये किंगटांग की ओर चल पड़ा। हालांकि ये किंगटांग ने तलवार को जड़ने का काम पूरा कर लिया था और उसने लाल तलवार को ठंडा करने के लिए पानी में फेंक दिया। तुरंत ही सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। धुंध धीरे धीरे हवा में फैल गई। उस दृश्य को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। तलवार बनकर तैयार हो चुकी थी और उसे रोकना अब नामुमकिन था। अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। प्रभारी भी काफी अवाक रह गया, लेकिन जब ये किंगटांग ने राक्षसी रक्त तलवार को पानी से बाहर निकाला तो वास्तव में तलवार के शरीर के चारों ओर एक लाल चमक दिखाई दी। क्या हो रहा है? बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा चौंक गया और जब उसने ब्लेड पर तैरती हुई लाल चमक देखी तो उसकी आंखों का भाव बदल गया। अगर उस तलवार को पहले सिर्फ ठीक ठाक माना जाता था तो अब वो पूरी तरह से दिव्य हथियार की उपाधि के योग्य हो सकती है। प्रभारी भी स्तब्ध रह गया।
वर्षों तक जालसाजी करने के बाद भी उसने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। उनकी निगाहें पल भर में जम गईं, लेकिन ये किंगटान को उनकी निगाहों का जरा भी एहसास नहीं हुआ। जैसे ही उसने बिल्कुल नई डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड को देखा, उसके पसीने से तर छोटे से चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। सफलता। पिछले जन्म में उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और उसे अपनी साधना में सुधार करने में कठिनाई होती थी, इसलिए उसने अन्य पहलुओं पर बहुत अधिक प्रयास और ऊर्जा लगाई, चाहे वो गोलियां बनाना हो या वस्तुएं गढ़ना। जब तक इससे उसकी युद्ध शक्ति बढ़ सकती थी, वो उन्हें सीखने और अभ्यास करने में भरपूर ऊर्जा लगाती थी। अपने पिछले जीवन में उन्होंने लगभग 100 साल लोहार के काम में बिताए थे। अन्य बातों का जिक्र न करते हुए केवल उसकी वर्तमान लोहारगिरी कौशल के आधार पर ही वो कई प्रसिद्ध लोहारों से बेहतर थी। 30,000 शुवानमिंग अंक। अगर उसके पास अपना हथियार बनाने की जगह न होती तो वो 1,000 शुवानमिंग पॉइंट्स का भुगतान करने की जहमत भी न उठाती। हालांकि ये किंगटान को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसने जो कुछ भी किया वो केवल येयू का सामना करने के लिए और अधिक तर्क जुटाने के लिए किया। डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड का निर्माण पूरा होते देख ये किंगटान ने अनुमान लगाया कि अभी कुछ समय बचा है। तभी उसकी नज़र एक तरफ रखे उल्कापिंड के लोहे के ढेर पर पड़ी। चूंकि वो पहले ही 1,000 शुवानमिंग पॉइंट खर्च कर चुकी थी, तो इस समय का उपयोग कुछ अन्य चीजें बनाने में क्यों न किया जाए। फिर ये किंगटान उपयुक्त सामग्री चुनने के लिए नीचे झुकी। पास ही खड़े बुजुर्गों और प्रभारी व्यक्तियों के चेहरे के भाव काफी देर से थोड़े अजीब हो गए थे। प्रभारी व्यक्ति उसके पास जाने ही वाला था कि बुजुर्ग महिला ने उसे रोक दिया। उसे देखकर लगता है कि वो अभी भी जारी रखना चाहती है। पहले देखते हैं, बुजुर्ग ने शांत भाव से कहा। स्तब्ध होकर प्रभारी ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया, हालांकि उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। बुजुर्ग की निगाहें पूरी तरह से ये किंगटान पर टिकी हुई थी, जिसने सामग्रियों के ढेर में से लोहे की एक काली पटिया चुनी। उसकी आंखों में चमक थी। क्या ये काला सोना उल्कापिंड का लोहा है? बुजुर्ग ने अपने बगल में बैठे प्रभारी की ओर देखा। प्रभारी व्यक्ति थोड़ा अचंभित रह गया और उसने बारीकी से देखने के बाद ही इसकी पुष्टि की। जी हाँ, ये काला सोना उल्कापिंड का लोहा है। ये पहले एक दस्ताना बनाते समय बचा हुआ था। मुझे लगता है कि दूसरे लोहारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे आम सामग्रियों में मिला दिया। वार्डन के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उस काले सुनहरे उल्कापिंड के लोहे की गुणवत्ता अत्यंत श्रेष्ठ थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह देखने में काले लोहे जैसा ही था, और अगर कोई विशेषज्ञ न हो तो वो अंतर बता भी नहीं सकता था। देखने में तो वे एक जैसे लगते थे, लेकिन उनकी कीमतों में जमीन आसमान का अंतर था। काले सोने के उल्कापिंड के लोहे की एक शिला की कीमत से सैकड़ों हजारों टन काला लोहा खरीदा जा सकता था, और यहाँ तक कि स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के पास भी इसकी कुछ ही शिलाएं थीं। आमतौर पर ऐसी कीमती सामग्री को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे साधारण काला लोहा समझकर सामग्री के ढेर में रख दिया। हालांकि यह हथेली के आकार का मात्र था, लेकिन इसकी कीमत पहले से ही बहुत अधिक थी। मैं उसे बता दूंगा। प्रभारी ने बुजुर्ग की ओर कुछ क्षमा प्रार्थी भाव से देखा। वो काला सुनहरा उल्कापिंड लोहा संभवतः 10,000 शुवानमिंग पॉइंट्स से अधिक का था। छोड़ो इसे। जब तुमने उसे खुद सामग्री चुनने दी तो सामान वापस मांगने का कोई कारण ही नहीं बनता। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। ये बात अज्ञात थी कि क्या उस छोटी बच्ची ने काले सोने के उल्कापिंड के लोहे की सही पहचान की थी या उसे काला लोहा मान लिया था। प्रभारी एक तरफ हट गया और वो झुंझलाहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। काला सोना उल्कापिंड लोहा अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि ये किंगटांग ने पहले अपनी कारीगरी से उन्हें चौंका दिया था, लेकिन कारीगरी गढ़ने के समान नहीं थी। कच्चे माल से हथियार गढ़ना वास्तव में कारीगरी से कहीं अधिक जटिल था। अगर इस लड़की के हाथों इतना अद्भुत काला सोना उल्कापिंड लोहा बर्बाद हो गया तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? बेबसी से बुजुर्ग व्यक्ति पहले ही अपनी बात कह चुका था, और प्रभारी चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उस समय उसके पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रभारी का चेहरा उदास था, लेकिन दूसरी ओर ये किंगटांग बेहद खुश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सामग्रियों के ढेर में काले सोने के उल्कापिंड के लोहे जैसा इतना अद्भुत खजाना मिलेगा। हालांकि यह वास्तव में छोटा था, लेकिन इसे गर्म करने के बाद एक खंजर बनाने के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए। इतनी बड़ी चीज मुफ्त में मिलने पर ये किंगटांग को खर्च किए गए 1,000 जुवानमिंग पॉइंट्स का जरा भी अफसोस नहीं था। 1,000 जुवानमिंग पॉइंट्स के बदले काले सोने के उल्कापिंड के लोहे का एक टुकड़ा। क्या दुनिया में इससे बेहतर सौदा हो सकता है?
प्रसन्नता से भरी ये किंगटांग ने काले सोने के उल्कापिंड के लोहे को सीधे भट्टी में गर्म करने के लिए रख दिया और कुछ स्पिरिट क्रिस्टल उठाने के लिए मुड़ गई। प्रभारी और बुजुर्ग को लगा कि ये किंगटांग फिर से नए हथियार में स्पिरिट क्रिस्टल स्थापित करने जा रही है और वे तुरंत सतर्क हो गए। उन्हें डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड में स्पिरिट क्रिस्टल स्थापित करने का प्रभाव बेहद दिलचस्प लगा था और इस बार वे इसे ध्यान से देखने वाले थे। तथापि ये किंगटांग ने अचानक एक मोटा कपड़ा निकाला और उसमें स्पिरिट क्रिस्टल लपेट दिए। उसके बाद उसने निहाई पर रखा हथौड़ा उठाया और स्पिरिट क्रिस्टल से भरे थैले पर जोर से चोट की। एक तीखी कर्कश आवाज प्रभारी और बुजुर्ग व्यक्ति के कानों में चुभ गई। यह क्या कर रही है? बुजुर्ग लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि ये किंगटांग लगातार हथौड़े से स्पिरिट क्रिस्टल को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट क्रिस्टल बहुत बड़े हों? उसने अभी जो काला सुनहरा उल्कापिंड लोहा चुना है उसमें बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल समाहित नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें पीसकर कुछ छोटे क्रिस्टल चुनना संभव है, प्रभारी ने गंभीरता से कहा और अपने तिरस्कार को एक तरफ रख दिया। जब दोनों उत्सुकतावश ये सब देख रहे थे तब तक ये किंगटांग कई बार हथौड़ा मार चुकी थी और पूरा थैला अपेक्षाकृत चपटा हो चुका था। जब उसने देखा कि काम लगभग पूरा हो चुका है तो उसने आखिरकार बैग का रैपर खोल दिया। आत्मा के क्रिस्टल, जो शुरू में नाखून के आकार के थे, पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिए गए थे जो आग की रोशनी में चमक रहे थे। बुजुर्गों ने लगभग पाउडर के रूप में मौजूद स्पिरिट क्रिस्टल को देखा और गंभीरता से बात कर रहे प्रभारी की ओर एक नज़र डाली। प्रभारी के चेहरे पर थोड़ी असहजता का भाव था। ये पहले से ही इस हालत तक चूर चूर हो चुका था। इसमें हथियार कैसे छिपाया जा सकता था? मैं अज्ञानी था। मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि यह शिष्य क्या करना चाहता है, प्रभारी ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। बुजुर्ग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ये किंगटांग की हर हरकत से उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो स्पष्ट रूप से कोई हथियार बना रही थी और बनाने की प्रक्रिया भी मिलती जुलती थी, लेकिन उन्हें अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि ये किंगटांग क्या करना चाहती है। आग में फेंका गया काला सुनहरा उल्कापिंड का लोहा पहले से ही लाल रंग का जल चुका था और उच्च तापमान के कारण उसके किनारे पहले से ही नरम हो गए थे। वो इसे अभी तक क्यों नहीं हटा रही? अगर वो इसे अभी भी नहीं हटाती है तो काला सोना उल्कापिंड लोहा सचमुच पिघलकर लोहा बन जाएगा। बुजुर्ग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। पिघले हुए लोहे को सांचे में डालकर आकार दिया जा सकता था। हालांकि इसे सीधे हथियार का आकार दिया जा सकता था, लेकिन इसमें बार बार हथौड़े मारने की जरूरत थी। बार बार हथौड़े मारे बिना काले सोने उल्कापिंड लोहे की लचीलापन बहुत कम हो जाती। ये लड़की काफी छोटी है। मुझे लगता है कि उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं है। उसके लिए काले सोने के उल्कापिंड के लोहे के पूरे टुकड़े को आकार देना संभव नहीं लगता, प्रभारी ने स्पष्ट रूप से कहा। गहराई की तकनीकों के अलावा लोहार अपनी भुजाओं की ताकत को लेकर विशेष सतर्क रहते थे। आखिर वे जिन लोहे के हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे वे 100 जिन जितने भारी होते थे। धातु के एक टुकड़े को धीरे धीरे आकार देने के लिए कम से कम दसियों हजार बार हथौड़े मारने पड़ते थे और प्रत्येक बार हथौड़े को पूरी भुजाओं की ताकत से संभालना पड़ता था। हालांकि इस छोटी बच्ची में कुछ हुनर हो सकते हैं, लेकिन बाहों की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दिन में प्रशिक्षित किया जा सके। बुजुर्ग व्यक्ति को भी लगा कि उसकी बात में दम है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और देखता रहा। ये किंगटांग ने लाल लोहे को पिघलते हुए देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने स्पिरिट क्रिस्टल पाउडर से भरी थैली को झट से पकड़कर उसे उच्च तापमान पर पिघले हुए लोहे में डाल दिया। जैसे ही चमकदार पाउडर को पिघले हुए लोहे में डाला गया, धधकती लाल लपटों ने उन्हें पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। ये दृश्य देखकर बुजुर्गों और प्रभारी अधिकारियों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या उसने सचमुच स्पिरिट क्रिस्टल पाउडर को काले सोने के उल्कापिंड के लोहे में मिला दिया? ये कैसी चाल थी? प्रभारी पूरी तरह से अचंभित रह गया। वो कई वर्षों से वस्तुएं गढ़ रहा था और एक प्रसिद्ध लोहार भी था जिसने कई दिव्य हथियार बनाए थे, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह की जालसाजी करते नहीं देखा था। जब ये किंगटांग ने देखा कि काम लगभग पूरा हो चुका है तो उसने पिघले हुए लोहे को निकाल लिया और उसे ठंडा होने दिया। काले सोने के उल्कापिंड के लोहे के पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही उसे आकार दिया जा सकता था। ये किंगटांग ने तुरंत काले सोने के उल्कापिंड के लोहे की विकृत शिला पर हथौड़ा मारा। हर हथौड़े के साथ चिंगारियां निकल रही थी। ये किंगटांग बेहद तेज गति और पूरी ताकत से हथौड़ा चला रही थी। पल भर में ही उसने 100 बार हथौड़ा चला दिया था। यहाँ तक कि बुजुर्ग और प्रभारी, जो छुपकर उसे देख रहे थे, भी उसके हथौड़े चलाने की सटीकता और ताकत को देखकर चकित रह गए। इन सब बातों को एक तरफ रख दे तो
अकेले हथौड़े से काम करने की उनकी कुशलता ही उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। संभवतः उसके कौशल स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप के अधिकांश लोहारों से बेहतर थे। इस लड़की का क्या बैकग्राउंड है? जिस स्थिरता से वो हथौड़ा चला रही है, उसे देखकर लगता है कि वो दशकों से हथियार बना रही है। जैसे जैसे बुजुर्ग उसे देखता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। उसके सामने खड़ी छोटी लड़की लगभग 10 साल की लग रही थी, और अगर वो बचपन से ही हथियार बना रही होती तो भी उसकी तकनीक इतनी निपुण नहीं होनी चाहिए थी। वो पहले ही लगभग 1000 बार हथौड़ा चला चुकी है, फिर भी वो काले सोने के उल्कापिंड के लोहे को आकार देने की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? प्रभारी भी असमंजस में था। उसने कुछ देर तक ये किंगटांग को धातु पर हथौड़ा चलाते देखा, और यद्यपि उसकी हरकतें तेज और फुर्तीली थी, फिर भी काले सोने के उल्कापिंड के लोहे का वो टुकड़ा हथियार बनने की कगार पर भी नहीं था और अब भी धातु का एक काला, गहरा ब्लॉक ही बना हुआ था। ये किंगटांग ने अपने पीछे से झांकती आंखों पर ध्यान नहीं दिया और उसका पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद काले सोने के उल्कापिंड लोहे पर केंद्रित था। वो शुरू में एक ऐसी सामग्री ढूंढना चाहती थी जो बहुत खराब न हो और उससे एक छोटा हथियार बनाना चाहती थी। हालांकि उसे ऐसी अनमोल चीज मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर वो इसका सही इस्तेमाल न करे तो क्या यह व्यर्थ नहीं होगा? चूंकि उसे सस्ता सौदा मिला था, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसे इसका भरपूर फायदा उठाना था। 1000 बार हथौड़ा मारने के बाद ये किंगटांग ने काले सोने के उल्कापिंड के लोहे को एक बार फिर भट्टी में डाल दिया। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कुछ स्पिरिट क्रिस्टल निकाले और पहले की तरह ही उन्हें पीस डाला। बुजुर्ग और प्रभारी व्यक्ति अचंभित रह गए। ये किंगटांग ने काले सोने के उल्कापिंड के लोहे को बार बार गर्म करके पिघलाया, उसमें स्पिरिट क्रिस्टल पाउडर मिलाया और धैर्यपूर्वक उसे हथौड़े से पीटा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो स्पिरिट क्रिस्टल पाउडर को काले सोने के उल्कापिंड के लोहे के साथ पूरी तरह से मिलाना चाहती थी। हे भगवान, ये लड़की तो बड़ी अजीब है। प्रभारी ने अपना माथा पीट लिया और जैसे जैसे वह उसे देखता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। उन्हें अन्य वस्तुओं को संयोजित करने का तरीका भी पता था। हालांकि अधिकांश संयोजित वस्तुओं की गुणवत्ता मूल सामग्री के लगभग समान ही होती थी, क्योंकि समान गुणों वाली दो भिन्न वस्तुओं को संयोजित करना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि काले सोने के उल्कापिंड के लोहे और स्पिरिट क्रिस्टल में दो पूरी तरह से अलग अलग गुण थे और उन्हें पूरी तरह से मिलाना बस अकल्पनीय था। इसे अच्छी तरह से जोड़ने के लिए हथौड़े से पीटने की संख्या कई गुना बढ़ जाती थी और यह कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा ये भी निश्चित नहीं था कि इन्हें पूरी तरह से जोड़ा जा सकेगा या नहीं, इसलिए सामान्य लोहार कभी भी ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। यदि सामग्री पूरी तरह से आपस में मिल नहीं पाती तो काले सोने के उल्कापिंड का लोहा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। 3 बार स्पिरिट क्रिस्टल मिलाने के बाद ये किंगटांग को लगा कि काम लगभग पूरा हो गया है। अंतिम बार मिलाने के बाद ये किंगटांग ने काले सोने के उल्कापिंड के लोहे के पूरे ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया, जो धीरे धीरे एक खंजर के आकार में ढल गया। जैसे ही तलवार आत्मा कार्यशाला के भीतर खड़खड़ाहट की आवाजें फैलने लगी, बुजुर्ग और प्रभारी की निगाहें गुस्से से लाल होने लगीं। उस समय ज्ञान की तीव्र प्यास रखने वाले बच्चों की तरह उन दोनों लोगों की निगाहें एक किंगटांग पर टिकी हुई थी, जो धीरे धीरे काले सोने के उल्कापिंड के लोहे के उस टुकड़े को एक अत्यंत तेज कटार में बदल रहा था। समय बीतता जा रहा था। गड़ने में मग्न ये किंगटांग को मानो समय का पता ही नहीं चला। उसने नवनिर्मित कटार को अंतिम बार ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में डाल दिया, और जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी काली धार हल्की सी चमक से दमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरा एक अंधेरा आकाश इस कटार में बदल गया हो, जिसकी लंबाई लगभग एक बाजू के बराबर थी। ये देखने में बहुत सुंदर है, ये किंगटांग ने स्पिरिट क्रिस्टल पाउडर से बने खंजर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शुद्ध काले सुनहरे उल्कापिंड के लोहे से बना ये खंजर आधार था और इसके ऊपर से चमकता हुआ क्रिस्टल पाउडर इसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ये किंगटांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने राक्षसी रक्त तलवार और कटार को अलग अलग अपने सामने रख लिया। डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड का मजबूत होना तो तय था, लेकिन खंजर एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। इतने सारे शिशुओं का 1000 जुवानविंग पॉइंट्स के बदले आदान प्रदान करना वास्तव में बहुत बड़ा लाभ था। कुछ देर तक उन्हें निहारने के बाद उसने दोनों हथियारों को रख लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसे एहसास हुआ कि स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप का प्रभारी और वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ समय से उसके पीछे थोड़ी दूरी पर खड़े थे और उनकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वे काफी देर से उसे देख रहे थे। ये किंगटांग थोड़ी घबरा गई थी।
उसने पहले जिस गड़ाई तकनीक का इस्तेमाल किया था वो आधुनिक नहीं थी। हथियारों में स्पिरिट क्रिस्टल जड़ने की विधि का प्रचार प्रसार महीनों बाद एक कुशल लोहार ने किया, जबकि पिसे हुए स्पिरिट क्रिस्टल को सामग्रियों में मिलाने की तकनीक की खोज 100 साल बाद हुई। जाली दस्तावेज बनाने की तकनीकों के वर्तमान ज्ञान के अनुसार उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल समझ से परे था। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो किसी ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं थी जिसके बारे में किसी को पता ही न हो। ये सोचकर ये किंगटांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने समय देखने के लिए ऊपर देखा और महसूस किया। अनजाने में ही उसने स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में लगभग 10 घंटे बिता दिए थे, जो कि प्रभारी द्वारा शुरू में निर्धारित 6 घंटे से काफी अधिक था। प्रभारी का रवैया अहंकारी था और समय सीमा से 4 घंटे अधिक काम करना दुर्व्यवहार हो सकता था। हालांकि उसके पास ज्यादा शुभान्वित अंक नहीं थे और अगर प्रभारी ने उसे अतिरिक्त समय की भरपाई करने का आदेश दिया होता तो उसके पास ऐसा करने के लिए कोई शुभान्वित अंक शेष नहीं थे। समय पर ध्यान न देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ये किंगटांग ने प्रभारी से कुछ असहजता से कहा। प्रभारी अचानक होश में आया और अजीब भाव से ये किंगटांग को देखने लगा। हालांकि उसने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं की और केवल संयम का दिखावा किया। कोई बात नहीं, तलवार आत्मा कार्यशाला उदासीन जगह नहीं है। अगर आपने समय सीमा पार कर ली है तो कोई बात नहीं। प्रभारी ने उदारतापूर्वक बात की, लेकिन उन्हें ये किंगटांग द्वारा 4 अतिरिक्त घंटे इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यदि संभव हो तो वे चाहते थे कि ये किंगटांग उनके लिए कुछ और हथियार बनाए ताकि वे उन्हें जी भरकर देख सके। ये किंगटांग असमंजस में थी। क्या स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप एक उदासीन जगह थी? अपने वर्तमान और पिछले दोनों जन्मों में ये पहली बार था जब उसने इसे सुना था। अगर यह बात फैल गई तो शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य शायद सदमे से अचंभित रह जाएंगे। ये बात किसे नहीं पता थी कि स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में सबसे ज्यादा नियम हैं? ये किंगटांग को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभारी ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल दिया। चूंकि उसे अतिरिक्त जुबान अंक जमा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अतिरिक्त परेशानी से बचने पर खुश थी। प्रभारी ने देखा कि ये किंगटांग जाने लगी है और उसने तुरंत अपने बगल में बैठे बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर भाव विभोरता थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो अचानक आगे बढ़ा और पूछा, क्या मैं आपके द्वारा अभी अभी बनाए गए दोनों हथियारों को देख सकता हूँ? ये किंगटांग को निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लग गया था और वह उसकी विनती को अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उसने कटार और राक्षसी रक्त तलवार दोनों निकाल ली। प्रभारी आगे बढ़ा और विस्मय भरी निगाहों से हथियारों को सावधानीपूर्वक पकड़ लिया। दोनों हथियारों को बुजुर्ग व्यक्ति के सामने रखते हुए दोनों लोग व्याकुलता से देखने लगे, मानो वे कोई अनमोल खजाना देख रहे हों। हथियारों को घूरते हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से अपना बूढ़ा हाथ दोनों हथियारों पर फेरा। राक्षसी रक्त तलवार से ठंडी हवा निकल रही थी, जबकि खंजर में अभी भी थोड़ी गर्माहट बाकी थी। देखो, इस राक्षसी रक्त तलवार की वायु और इसमें मौजूद आत्मा क्रिस्टल पूरी तरह से मिश्रित हैं। तलवार को जरा भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इसकी आभा और भी मजबूत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति ने राक्षसी रक्त तलवार को मोहक निगाहों से देखा। प्रभारी ने बार बार सिर हिलाया। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी। इस कटार को देखो। बूढ़े आदमी ने कटार को हाथ में लिया और हवा में कुछ लकीरें खींची और कटार के चमकने के साथ ही उनके कानों से अजगर की दहाड़ जैसी आवाज गुजरी। बुजुर्ग की आंखें अचानक चमक उठी। अच्छा, प्रभारी की आंखें मंत्रमुग्धता से सिकुड़ गईं। एक तरफ खड़ी ये किंगटांग उन दोनों बूढ़े आदमियों को देख रही थी जो बच्चों की तरह ऊर्जा से भरे हुए थे और उसके होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। ये प्रभारी बिल्कुल अलग ही व्यक्ति लग रहा था। हालांकि ये किंगटांग भी कुछ नहीं कह सकी। आखिरकार उसने यहाँ से काले सोने के उल्कापिंड के लोहे का एक टुकड़ा उठाया था और अगर वो इस बारे में प्रभारी से बहस करती तो शायद वो खंजर वापस नहीं ले जा पाती। यह अच्छी बात थी कि प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों की आंखों में केवल प्रशंसा का भाव था और वे उसके लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। काफी देर तक हथियारों को देखने के बाद उन्होंने अंततः अनिच्छा से उन्हें ये किंगटांग को लौटा दिया। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? ये किंगटांग को हथियार लौटाने के बाद बुजुर्ग ने अनजाने में पूछ ही लिया। हालांकि इस सवाल ने प्रभारी को चौंका दिया और उन्होंने भी ये किंगटांग को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। ये किंगटांग ने ज्यादा सोचे बिना जवाब दिया, मैं ये किंगटांग हूँ। ये किंगटांग, बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ये किंगटांग को तिरछी निगाहों से देखा।
शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी सारी गड़ाई की तकनीकें आती हैं। चूंकि तुम्हें इसमें रुचि है तो भविष्य में तलवार आत्मा कार्यशाला में अधिक बार आना। अपनी प्रतिभा को हथियार गढ़ने में बर्बाद मत करो। ये किंगटांग ने सिर हिलाया, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा जुवानमिंग पॉइंट्स नहीं हैं। फिलहाल उसके लिए ये 2 हथियार ही काफ़ी थे, और जब तक उसकी कुशलता में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती तब तक वो शायद ही थोड़े समय में स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप जाएगी। बुजुर्ग और प्रभारी ने और कुछ नहीं कहा, और ये किंगटांग ने अलविदा कहकर वहां से चली गई। ये किंगटांग के चले जाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने आखिरकार हंसते हुए कहा, इस लड़की में लोहार का हुनर है। अगर वह भविष्य में फिर आए तो उसे ही लोहार का काम सौंप देना। जी हाँ, प्रभारी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आंतरिक संप्रदाय में कोई इतनी कुशल कारीगर होगी। उसकी तकनीकें काफी निपुण हैं, और मैंने कभी भी स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग करके हथियार बनाने की उसकी विधि नहीं देखी। जो तुमने देखा उसके आधार पर उसकी जाली चीजें बनाने की क्षमता के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बुजुर्ग ने पूछा। कुछ क्षण के संकोच के बाद प्रभारी ने अंततः कहा, शायद लगभग मेरे बराबर ही। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बातों से थोड़ा चौंक गया। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप का प्रभारी दिखने में काफी लापरवाह लग रहा था, लेकिन अगर उसका नाम उजागर हो जाता तो शायद दुनिया में हर कोई उसके बारे में जान जाता। आपका मतलब ये है कि उसकी धलाई करने की क्षमता को उस्ताद स्तर का कहा जा सकता है? प्रभारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज उसने सिर्फ एक ही हथियार बनाया, लेकिन उसकी कुशलता मुझसे कम नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि उसका गुरु कौन है। शायद केवल एक महान गुरु ही ऐसी प्रतिभा को सिखा सकता है। इन शब्दों को सुनकर बुजुर्ग की आंखें और गहरी हो गईं। हर कोई सोचता है कि मार्शल आर्ट के कौशल का स्तर ही किसी को उच्च पद दिलाएगा, लेकिन गोलियां बनाने या उन्हें परिष्कृत करने के अलावा अगर कोई ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे किसी और बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि शक्तिशाली लोग उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को पाने के लिए अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये किंगटांग की साधना का वर्तमान स्तर कैसा है। अगर उसमें कोई खास बात नहीं है तो वह हथियार बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है, प्रभारी ने धीरे से कहा। इस दुनिया में लोगों के लिए ग्रैंड मास्टर की अवस्था तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ था, और पिछले 1000 वर्षों में केवल कुछ ही लोग इसमें सफल हुए हैं। और उन कुछ लोगों की साधना का स्तर औसत था, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न कोई भी आकस्मिक दिव्य हथियार लोगों के एक समूह को अपनी सेवाएं देने के लिए आकर्षित कर सकता था। शक्तिशाली व्यक्तित्व चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे फिर भी एक बेहद मजबूत हथियार की तलाश में रहते थे, और इसलिए ग्रैंड मास्टर्स ऐसे लोग थे जिनके साथ उन्हें सबसे अधिक विनम्रता से पेश आना पड़ता था। लगता है मुझे आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के हॉल में जाना पड़ेगा, सोचते हुए बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाई। यदि ये किंगटांग में सचमुच शिल्प कौशल में ग्रैंड मास्टर बनने की क्षमता होती तो वह जुवानलिंग संप्रदाय की एक साधारण शिष्या मात्र नहीं रह जाती। यदि जुवानलिंग संप्रदाय किसी ग्रैंड मास्टर को तैयार कर पाता तो यह असाधारण महत्व की बात होती। ये सोचते ही बुजुर्ग व्यक्ति स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप में और नहीं रुके और तुरंत चले गए। स्वॉर्ड स्पिरिट वर्कशॉप से बाहर निकलते हुए ये किंगटांग को इस बात का एहसास नहीं था कि आज वो कितनी भाग्यशाली थी, क्योंकि वह खुशी खुशी अपनी डेमोनिक ब्लड स्वॉर्ड और कटार को गले लगाते हुए अपने निवास स्थान तक वापस चली गई। आंगन में फी यंग गिरे हुए पत्तों को साफ कर रही थी, और ये किंगटांग को देखते ही उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। क्या आज आपका मूड बहुत अच्छा है, मिस? फी यंग ने ये किंगटांग की ओर पलकें झपकाते हुए पूछा। ये किंगटांग मुस्कुराए और सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आने पर उसने अपना स्पेस रिंग खोला और उसमें से कुछ चीजें निकाली। नीशांग को यहाँ आने के लिए कहो। फी यंग ने सिर हिलाया और तुरंत नीशांग को बुलाया। जब ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े 2 किशोरों को देखा तो उसने अंततः वे वस्तुएं उनके हाथों में रख दी जो उसने अभी अभी निकाली थी। आपकी वर्तमान पहचान चाहे जो भी हो, अपनी प्रतिभा के अनुसार यदि आप अब से लगन से साधना करते रहेंगे तो आप यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये किंगटांग ने फी यंग और नीशांग को साधना की 2 बुनियादी तकनीकें सौंपी जो दुर्लभ तो नहीं थी, लेकिन उनकी उम्र के लिए सबसे उपयुक्त थी। बचपन से ही मजबूत नींव रखने से ही भविष्य में व्यक्ति के विकास में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। खेती की तकनीकों के अलावा ये किंगटांग ने उन्हें शी स्पिरिट पिल्स की कुछ बोतलें भी दी। बाह्य संप्रदाय में रहते हुए इन सभी का आदान प्रदान हो चुका था। अब आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसके पास आत्मा संघनन की गोलियां थी,
इसलिए स्वाभाविक रूप से शी आत्मा की गोलियां उसके लिए उपयुक्त नहीं रह गईं। दोनों बच्चों की आंखों में अविश्वास के भाव झलक रहे थे जब उन्होंने अपने हाथों में मौजूद वस्तुओं के ढेर को देखा। आंतरिक संप्रदाय में तलवारबाज या परिचारिका की पहचान सेवकों के समान थी। अपने तलवारबाज और परिचारिका के विकास को रोकने के लिए कई शिष्य उन्हें मार्शल कौशल से संबंधित चीजों से बहुत अधिक संपर्क में आने की अनुमति नहीं देते थे और न ही उन्हें साधना तकनीक और औषधि देने की पहल करते थे। श्रीमती, हम ये सामान स्वीकार नहीं कर सकते। निशांग ने घबराकर अपना सिर हिलाया और सामान ये किंगटांग को लौटा दिया। इसी तरह फी यंग भी इस अप्रत्याशित उपकार से अभिभूत हो गई और थोड़ी भयभीत भी हो गई। किंगटांग अपने आसपास के लोगों के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करती थी। पिछले जन्म में जब वो आंतरिक संप्रदाय में शामिल हुई तो उसके साथ नियुक्त तलवारबाज और परिचारिका ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा था और संप्रदाय में उसे यही थोड़ी बहुत आत्मीयता मिली थी। हालांकि वे दोनों बच्चे शायद अभी 10 साल के भी नहीं थे और संप्रदाय द्वारा चुने भी नहीं गए थे। पिछले जन्म में वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उनके लिए कुछ कर सके। इस बार फी यंग और निशांग से मिलना एक तरह का संयोग ही था। अपने पिछले जन्म में फी यंग अपनी प्रतिभा के बल पर एक आधिकारिक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या बन गई थी और उसने जो किया वह केवल एक वरदान था। दरअसल यह निशांग था। उसने अपने पिछले जन्म में निशांग के बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन इन कुछ दिनों के अनुभव से वह समझ गई थी कि निशांग की प्रतिभा फी यंग से कम नहीं थी। फिर भी किसी कारणवश वो अपने पिछले जन्म में आधिकारिक शिष्या नहीं बन पाई। दोनों बच्चे अब भी उपहारों को अस्वीकार करना चाहते थे, लेकिन ये किंगटांग ने उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हाथों में ढेर सारी वस्तुएं लिए फी यंग और निशांग दोनों आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उन्होंने लगातार उनका धन्यवाद किया और उनके इस अनमोल उपकार को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो लिया। ये किंगटांग जैसी नेक इंसान से मिलना वाकई उनके लिए सौभाग्य की बात थी। ये किंगटांग ने उन्हें अपना काम जारी रखने के लिए हाथ हिलाकर इशारा किया। आम दिनों में आंगन में ज्यादा काम नहीं होता था और दोनों बच्चे ज्यादातर समय खाली बैठे रहते थे। तलवारबाज होने के नाते फी यंग ये किंगटांग के साथ कुछ दांव पेच आजमा सकता था। हालांकि ये किंगटांग की साधना विधि आम लोगों से अलग थी, इसलिए वो फी यंग को अपने साथ अभ्यास करने की अनुमति बहुत कम ही देती थी। उन दोनों को अपना समय बर्बाद करने देने के बजाय उन्हें अपने खाली समय में अपने कौशल को विकसित करने और सुधारने की अनुमति देना कहीं बेहतर था। अपने प्रिय हथियार के साथ ये किंगटांग स्वाभाविक रूप से अपनी साधना को नजरअंदाज नहीं करती थी। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। दोनों बच्चों को साधना में मार्गदर्शन देने के अलावा उसका अधिकांश समय स्वयं को उन्नत बनाने में व्यतीत हुआ। आंतरिक संप्रदाय में आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध थी और यह किंगटांग की आध्यात्मिक जड़ के लिए अधिक पोषणकारी थी। आंतरिक संप्रदाय में 1 महीने तक रहने के बाद नए शिष्यों को संप्रदाय के मिशन स्वीकार करने होते थे। हालांकि इससे पहले ही ये किंगटांग ने स्वयं 2 पुरस्कृत मिशन स्वीकार कर लिए थे और काफी सारे जुवानमिंग अंक अर्जित कर लिए थे, जिनका उपयोग उसने स्पिरिट कॉन्सोनेंस नदी में साधना करने के लिए किया। यह एक संयोग ही था कि संप्रदाय द्वारा नियुक्त उनका पहला मिशन वास्तव में ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर के साथ ही था। जब ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने ये किंगटांग को देखा तो उनके चेहरे के भाव में सूक्ष्म परिवर्तन आया और वो पहले की तरह प्रतिरोधी नहीं थे। बाहरी संप्रदाय के कुछ शिष्य निर्धारित समय के भीतर अपने संप्रदाय मिशन से वापस नहीं लौटे हैं। संप्रदाय चाहता है कि मैं इस मामले की जांच करूं। ये किंगटांग ने मिशन के दस्तावेज को देखा और जब उसके मन में गायब होना शब्द आया तो उसकी नज़र ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर पर पड़ी। विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों के सामूहिक रूप से लापता होने का मुख्य कारण ब्लड मून संप्रदाय का पुनरुत्थान था। हालांकि बाद में लापता होने की घटनाएं रुक गईं। अब 2 महीने बाद एक और लापता होने की घटना सामने आने पर ये किंगटांग को संदेह होने लगा कि कहीं इसका संबंध ब्लड मून संप्रदाय से तो नहीं है। ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर ये किंगटांग की घूरती निगाहों से काफी नाराज हो गए। मेरी तरफ मत देखो, मैं इस पूरे समय शुवानलिंग संप्रदाय में ही रहा हूँ और अगर कोई शिष्य गायब भी हो गया है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो चाहता भी तो उसके पास कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा ये किंगटांग द्वारा मज्जा गोली और बंधित आत्मा गोली के स्रोत का उपयोग करके दी जा रही धमकी और प्रलोभन के बावजूद वो उसकी निगरानी में लापरवाही से कैसे काम कर सकता है। मुझे पता है कि यह तुम नहीं हो, मैं बस पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है, ये किंगटांग ने कहा। ब्लड मून सेक्ट के एल्डर ने जवाब दिया, मुझे कैसे कोई सुराग मिल सकता है।
ब्लड मून सेक्ट के सभी सदस्यों की आत्माएं उस समय सील कर दी गई थी और उनमें से अधिकांश इधर उधर बिखर गए थे। मैं कैसे कुछ जान पाऊंगा? ये किंगटांग भी इस मामले को लेकर चिंतित थी और अधिक सतर्क हो गई थी। यदि यह घटना वास्तव में ब्लड मून संप्रदाय से संबंधित थी तो ब्लड मून संप्रदाय के एल्डर का साथ देना कोई बुरी बात नहीं थी। इस बार ये किंगटांग का मिशन फ्लोटिंग लाइट कैन्यन में था, जो जुवानलिंग संप्रदाय से कुछ दूरी पर स्थित था। वहां आने जाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। कुछ तैयारियां करने के बाद वे दोनों तुरंत रवाना हो गए। फ्लोटिंग लाइट कैनन में कुछ लोग घने जंगल में घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने जुवानलिंग संप्रदाय की बाहरी वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उस क्षण इन संप्रदाय के शिष्यों में पहले जैसा अहंकार और विशिष्ट भाव नहीं बचा था। उनके शरीर धूल और घावों से ढके हुए थे। पवन तलवार संप्रदाय के लोग शायद इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। चलो अभी आराम कर लेते हैं, जुवानलिंग संप्रदाय का एक शिष्य हौंफते हुए बोला। उसके चेहरे पर लगी धूल उसके पीले रंग को छुपा नहीं पा रही थी। ये सुनकर बाकी लोग धीरे धीरे रुक गए और वे बदसूरत चेहरे के साथ हौंफने लगे। ये सातों लोग जुवानलिंग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे और उन्हें 1 महीने पहले संप्रदाय का मिशन सौंपा गया था। फ्लोटिंग लाइट कैनन की ओर प्रस्थान करने के बाद पूरा मिशन अपेक्षाकृत सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे लौटते समय वास्तव में एक दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। टीम में पीली पड़ी सुवान भी थी। उसने हल्के से अपने होंठ से कोड़े और लू शियुवेन की ओर देखा, जो भौहें चढ़ाए हुए और हौंफते हुए सांस ले रही थी। सीनियर ब्रदर लू, क्या विंडस्वॉर्ड सेक्ट के लोग अभी भी हमारा पीछा करेंगे? उस समय लू शियुवेन का चेहरा बेहद उदास था। चोट से उबरने के बाद यह उनका पहला संप्रदाय मिशन था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्हें इतनी बड़ी निराशा हाथ लगी। इसके बाद लू शियुवेन ने सुवान को कोई जवाब नहीं दिया और बल्कि टीम के एक अन्य शिष्य की ओर देखने लगी। वो शिष्य लंबा और सुंदर था, लेकिन उस समय उसके शरीर पर लगे घावों के कारण उसका चेहरा अत्यंत भयावह था। ये कहा जा सकता है कि उन सातों शिष्यों में सबसे गंभीर चोटें उसी की थीं। कियाओमो, ये घटना तुम्हारी वजह से शुरू हुई। ऐसी स्थिति में क्या तुम्हें हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? लू शियुवेन ने ठंडे लहजे में ये शब्द कहे। उनकी आवाज ने टीम के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फ्लोटिंग लाइट कैनन में इतनी दयनीय स्थिति में छिपने का कारण कुछ ऐसा था जो कियाओमो नामक शिष्य ने किया था। लू भाई, यह महज एक दुर्घटना थी। कियाओ भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे। अब और कुछ मत कहिए। अभी सबसे जरूरी यही है कि हम इस जगह से भाग जाएं, एक शिष्य ने बीच बचाव किया। लू शियुवेन ने पीले पड़े कियाओमो को देखकर उपहास किया। हालांकि यह एक दुर्घटना थी। अगर उसने पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों को बेवजह नाराज नहीं किया होता तो वे हम पर हमला क्यों करते? इसके अलावा यह मूल रूप से उनका निजी मामला था, लेकिन उसने अपनी भलाई के बारे में न सोचकर इसमें दखल दिया। अब जब उसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है तो हमें भी उसके साथ क्यों भुगतना पड़ रहा है? लू शियुवेन के शब्द अपेक्षाकृत कठोर थे और कियाओमो का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। पवन तलवार संप्रदाय के सदस्य और वे आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहते थे। पहली मुलाकात में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन संयोग से कियाओमो की नज़र पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों के समूह में अपनी मंगेतर पर पड़ी। जब दोनों समूह एक दूसरे के पास से गुजरे तो उसने देखा कि वह युवती पवन तलवार संप्रदाय के एक शिष्य के साथ शरारती अंदाज में मजाक कर रही थी, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष गुस्से में थे और बहस करते करते हाथापाई में बदल गई। पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की संख्या उनसे दोगुनी थी और जब वे लड़े तो जुवानलिंग संप्रदाय के 7 लोग स्वाभाविक रूप से पवन तलवार संप्रदाय के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। अंततः जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों द्वारा कई दिनों तक फ्लोटिंग लाइट कैनन में घेर लिए जाने के बाद भी भाग निकलने में असमर्थ रहे। तुम में कौशल नहीं है, फिर भी तुमने ये सब मुसीबतें खड़ी कर दी। कियाओमो, अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए और पवन तलवार संप्रदाय के लोगों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इसमें मत घसीटो। लू शियुवेन की भौहें गुस्से से तन गई थीं। कियाओमो ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो सबसे बुरी तरह घायल था और अपने साथी वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों को फंसाने के कारण बेहद परेशान था। लू शियुवेन के उकसाने पर कियाओमो ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, कनिष्ठ भाई लू सही कह रहे हैं, मुझे अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। मैं अभी पवन तलवार संप्रदाय के लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। कियाओमो को इतनी चोटों के बावजूद संघर्ष करते हुए जाते देख अन्य शिष्यों ने उसे तुरंत रोक दिया।
अपने कर्मों का उत्तर देने का तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य हैं और वरिष्ठ कनिष्ठ भाई हैं। हर कोई मन ही मन जानता था कि भले ही यह संघर्ष कियाओ मो की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन इस समय संप्रदाय की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अगर कियाओ मो को सौंप दिया गया तो उनका क्या होगा? क्या ये निकम्मे लोग अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने साथी शिष्य के साथ विश्वासघात कर बैठे? लू शियुवन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वो यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हाल ही में एक बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी और उसने कई साधना तकनीकें सीखी थी, जिससे उसके कौशल में काफी सुधार हुआ था। इस देरी से बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, जिसका उपयोग वो अपने कौशल को और बेहतर बनाने में कर सकता था। सीनियर ब्रदर लू की बातों में कुछ सच्चाई तो है। हमारी संख्या विंड स्वॉर्ड सेक्ट से भी कम है। अगर वे पीछे नहीं हटे तो पता नहीं हम यहाँ कब तक घिरे रहेंगे। मिशन जमा करने की समय सीमा भी बीत चुकी है। अगर हम और देर से लौटे तो मुझे डर है कि हम सबको सजा मिलेगी। लू शियुवन के बाद सुवान ने भी यही बात दोहराई। इस दौरान सुवान ने लू शियुवन के सुधार को देखा था और स्वाभाविक रूप से उसकी उम्मीदें बढ़ गई थीं। लू शियुवन के प्रदर्शन में आए सुधारों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अगले साल होने वाले आंतरिक संप्रदाय के मूल्यांकन में उनके आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने की संभावना है। जब समूह बहस कर रहा था तभी अचानक कुछ आकृतियां प्रकट हुई। मैं अब भी सोच रहा था कि तुम सब कहाँ छिपे हो, तो तुम यहीं हो। पवन तलवार संप्रदाय की बाहरी वर्दी पहने एक लंबा युवक बड़े बड़े कदमों से समूह की ओर बढ़ा। उसके पीछे 10 से अधिक पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य चल रहे थे। विंड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों के प्रकट होने से जुवानलिंग सेक्ट के शिष्य पूरी तरह सतर्क हो गए। आप सब क्या करना चाहते हैं? शुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने धीमी आवाज में पूछा। हम क्या करना चाहते हैं? पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों के नेता ने उपहास उड़ाते हुए कहा। उन्होंने जुवानलिंग संप्रदाय के लोगों के चेहरों पर नजर डाली और अंततः उनकी निगाह कियाओ मुंह पर पड़ी। तुम शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों में जरा भी शिष्टाचार नहीं है और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं? उसने मेरे संप्रदाय के एक शिष्य का अपमान किया है। क्या शुवानलिंग संप्रदाय ने तुम्हें कभी इस मामले को सुलझाने का तरीका नहीं सिखाया? कियाओ मो का चेहरा थोड़ा उदास था। उसने उग्र और आक्रामक पवन तलवार संप्रदाय के लोगों को देखा और फिर अपने साथी शिष्यों की दयनीय हालत पर नजर डाली। उसने चुपचाप मुट्ठी भींची और एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने ही यह अपराध किया है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। विंड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य ने कियाओ मो की ओर भौहें उठाई और तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें थोड़ी तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरी अपेक्षाएं ज्यादा नहीं हैं। उसकी आंखें तेज हो गईं। अचानक उसने अपने कपड़ों का किनारा उठाया और बाएं पैर से एक ठूंठ पर कदम रख दिया। अपनी जांघ थपथपाते हुए वो शरारती हंसी हंसा। जब तक तुम मेरे पैरों के बीच रैंक कर 3 बार प्रणाम करके अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक यह मामला समाप्त माना जाएगा। मैं तुरंत अपने लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा और तुम सबको फ्लोटिंग लाइट कैनन से जाने की अनुमति दे दूंगा। विंड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य की बात सुनकर जुवानलिंग सेक्ट के सभी शिष्यों के चेहरे बेहद विकृत हो गए। बदमाश, तुम हद पार कर रहे हो। हद से ज्यादा हो गया। पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य ने उपहास उड़ाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, पवन तलवार संप्रदाय के शिष्यों के समूह ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं, जो धमकी भरे अंदाज में चमक रही थीं। क्या ये सिर्फ उसकी ओर से माफी है या आप सभी मिलकर मौत को गले लगाना चाहते हैं? चुनाव पूरी तरह से आप पर निर्भर है। क्या तुम्हें लगता है कि हम सचमुच तुमसे डरते हैं? अगर यही चाहते हो तो चलो लड़ते हैं। जुवानलिंग संप्रदाय के एक शिष्य ने लड़ाई की तैयारी में अपनी तलवार निकाल ली। इसी प्रकार अन्य शिष्यों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। पब फ्यूचर एड्स अपने साथी शिष्यों को पूरी तरह से समर्थन देते हुए देखकर कियाओ मो की आंखें लाल हो गईं। वो अपने साथी शिष्यों के बंधन से भावुक हो गया। आपने कहा था कि अगर मैं माफी मांग लूं तो आप हम सबको जाने देंगे। कियाओ मो ने गहरी सांस ली। एक आदमी को गरिमा बनाए रखनी चाहिए और झुकना नहीं चाहिए, खासकर किसी के पैरों के बीच रेंगने जैसी बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये घटना उसी की वजह से शुरू हुई थी और उसके साथी शिष्य पहले से ही उसके साथ दुख झेल रहे थे। चूंकि उनके मन में उसकी रक्षा करने की भावना थी, तो वह उन्हें खतरे में कैसे घसीट सकता था? बिल्कुल सही। मैं अपने वचन का पालन करता हूँ। जब तक तुम आज्ञाकारी होकर माफी मांग लेते हो, हम पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य अनुचित नहीं हैं। पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों ने कियाओ मो को हैरानी से देखा और उनके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। जूनियर ब्रदर कियाओ,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वे भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनके साथी शिष्य का अपमान उनकी आंखों के सामने करे। जब सभी लोग कियाओ मो को मनाने ही वाले थे, तभी अचानक लू शियुएन बोल पड़ी। ये बहुत अच्छी बात है कि कियाओ मो को सही राह और पालन करने योग्य सिद्धांत स्पष्ट रूप से पता है। बड़े भाइयों, कियाओ मो के इस कठिन निर्णय के विरुद्ध जाने की क्या आवश्यकता है? इसकी शुरुआत तो उन्होंने ही की थी, और अब जब वे सब कुछ स्वयं संभाल सकते हैं, तो फिर इसे न करने की क्या आवश्यकता है? लू शियुएन, चुप रहो। जुवानलीग संप्रदाय के एक शिष्य ने लू शियुएन को गुस्से से घूरा। अगर हालात ऐसे न होते तो वह सचमुच उस निर्दयी धोखेबाज लू शियुएन को मार डालता। सीनियर ब्रदर लू ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कियाओ मो ने ही जल्दबाजी में काम किया और पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से हम इस निराशाजनक स्थिति में फंस गए हैं। अगर वह अब माफी मांग ले तो क्या इसमें कुछ गलत है? सु वान ने भी यही बात दोहराई। जब जुवानलीग संप्रदाय के शिष्य आपस में बहस कर रहे थे, तब पवन तलवार संप्रदाय के शिष्य ये तमाशा देखते हुए हंस रहे थे। लगता है जुवानलीग संप्रदाय में भी कुछ समझदार लोग हैं। यह एक अनौपचारिक वाक्य था, लेकिन इसमें निहित व्यंग्य बेहद स्पष्ट था। वे स्पष्ट रूप से एक ही संप्रदाय के शिष्य थे, फिर भी उन्होंने अपने साथी शिष्य को दोषी ठहराए जाने के डर से अपमानित होने के लिए राजी कर लिया। उनके पवन तलवार संप्रदाय में ऐसा कभी नहीं होता। सब लोग, मैंने मन बना लिया है। इस मामले में सबको फंसाने वाला मैं ही हूँ। कियाओ मो ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए पवन तलवार संप्रदाय के उस शिष्य को ठंडी निगाहों से देखा जो एक पैर उठाकर उसके नीचे रेंगने का इंतजार कर रहा था। जूनियर ब्रदर कियाओ। जुवानलीग संप्रदाय के कुछ शिष्य उसे रोकना चाहते थे, लेकिन कियाओ मो ने पहले ही मन बना लिया था। उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर लीं और घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। जैसे जैसे विंसवॉर्ड सेक्ट के शिष्य कियाओ मो के खुद को अपमानित करने का इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखों में उपहास और गहराता जा रहा था। तथापि जैसे ही कियाओ मो के घुटने जमीन को छूने वाले थे, अचानक उसके घुटनों पर ठंडक का एहसास हुआ। कियाओ मो ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं और अचानक देखा। उसके घुटनों पर एक तलवार रखी गई थी, जिसने उसके घुटनों को सीधा रखने में मदद की। कियाओ मो की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। उसने ऊपर देखा और पाया, शुवानलीग संप्रदाय की वर्दी पहने एक खूबसूरत लड़की मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़ी थी और उस तलवार का हैंडल उसके हाथों में था। पुरुष को गरिमा बनाए रखनी चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमारी शुवानलीग संप्रदाय की शिष्या इतनी आसानी से कैसे घुटने टेक सकती है? ठंडी हवा के साथ एक सहज आवाज सबके कानों में गूंजी। उस खूबसूरत चेहरे पर उसके चेरी जैसे लाल होंठ एक घुमावदार मुस्कान लिए हुए थे।